गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 8। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा विषय इतिहास और नागरिक शास्त्र। और जो हमारा पाठ शुरू है यूरोप और भारत, जिसमें हमने पुनर्जागरण युग देखा। उसके पश्चात हमने लियोनार्डो दा विंसी के बारे में जानकारी प्राप्त की और धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में चर्चा की है। भौगोलिक खोज हमने देखा हुआ है और उसके उपरांत हमने भौगोलिक खोज में हमारे भारत तक आने के लिए जब समुद्री रास्ते से यूरोपियन लोग आने शुरू हुए तो वो कहाँ कहाँ तक पहुँचे, इनके बारे में भी हमने इसके पूर्व वाले वीडियो में देखा हुआ है। और इसके साथ साथ हमने यूरोप में वैचारिक क्रांति भी देखी। आज हम लोग जो भाग देखने जा रहे हैं वो है हमारा अगला भाग, वो है राजनीतिक क्षेत्र में क्रांति। अब राजनीतिक क्षेत्र में क्रांति, इसके बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र यानी कि पॉलिटिकल जो सेक्शन होता है उसमें भी यूरोप में क्रांति देखने के लिए मिली। वो कैसी? तो आधुनिक युग के प्रारंभिक चरण में यूरोप में अनेक राजनीतिक परिवर्तन हुए। जब भी प्रारंभिक चरण शुरू हुआ यूरोप में परिवर्तन का, तो उसके आधुनिक युग में ही राजनीतिक परिवर्तन शुरू हुए थे। वो कैसे कि 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में कई क्रांतिकारी घटनाएं घटित हुई। यानी कि जैसे हमारे भारत देश में भी बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाएं घटित हुई थी, वैसे ही यूरोप में भी उस समय क्रांतिकारी घटनाएं शुरू थी। अतः यह युग क्रांति युग के रूप में भी जाना जाता है। हम भारत देश की नहीं तो यूरोप की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। और यूरोप में भी 18वीं और 19वीं शताब्दी में क्रांति युग उसी समय हुआ जब भारत में भी क्रांति युग चल रहा था। इस कालखंड में इंग्लैंड में संसदीय लोकतंत्र का विकास हुआ, कैबिनेट प्रणाली के स्वरूप में बदलाव आया और सन 1689 ईस्वी सन के बिल ऑफ राइट्स के कारण राजा के अधिकार संकुचित हुए, संसद की संप्रभुता स्थापित हुई। मतलब जो राजनीतिक काल इसके पहले शुरू था वो समाप्त हुआ और 1689 ईस्वी सन में जो बिल ऑफ राइट्स के कारण जो राजनीतिक युग शुरू हुआ उसमें राजा का कालखंड खत्म कर दिया था। और इस कालखंड में इंग्लैंड में संसदीय लोकतंत्र का भी विकास हुआ था। ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इंग्लैंड के संसदीय लोकतंत्र का जो विकास हुआ उसका प्रभाव कैबिनेट प्रणाली पे पड़ा, इसलिए उसमें उसके स्वरूप में भी बदलाव यहाँ पे देखने के लिए मिला। अब हम लोग चलते हैं, बहुत ही मज़ेदार ऐसा एक नया टॉपिक आपके सामने है, वो है अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध। अब देखिए, हमको तो इतना ही पता है कि भारत देश किस तरह से स्वतंत्र हुआ और भारत देश स्वतंत्र होने के लिए बहुत सारी स्वतंत्र सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, है ना, प्राणों का बलिदान दिया। उसी तरह अमेरिका का भी एक ऐसा ही इतिहास है जिसे हम लोग अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध कहते हैं। तो यूरोप में जो क्रांतिकारी गतिविधियां घटित हुई उनकी पृष्ठभूमि में अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध का भी विचार करना आवश्यक है। मतलब जैसे क्रांतिकारी गतिविधियां इंग्लैंड के कारण जो घटित हुई थी, है ना, उसके साथ साथ हम अभी अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध का भी विचार करेंगे। अब अमेरिका जो नया देश है, हम तो यूरोप और भारत की बात कर रहे थे, पर अमेरिका यहाँ पे कैसे आ गया? तो जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके पहले सन 1492 में, जहाँ पे ऐसे लिख के दिया है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने पश्चिम की दिशा में चलकर भारत की खोज करने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा। इस प्रयास में वह अमेरिका का महाद्वीप के पूर्वीय तट पर पहुंच गए थे, है ना। तो उसी महाद्वीप की खोज होने पर यूरोप के देशों का ध्यान इस महाद्वीप की ओर आकृष्ट हुआ। मतलब जैसे कि भारत की खोज तो न हो पाई, परंतु 1492 में अमेरिका का महाद्वीप के पूर्वी तट की खोज हो चुकी थी, इसलिए बहुत सारे यूरोपीय वहाँ पे जाके रहने लगे, वहाँ पे अपना व्यापार व्यवसाय करने लगे। तो साम्राज्यवादी यूरोपीय देशों ने अमेरिका महाद्वीप के विविध प्रदेशों को अपने नियंत्रण में कर वहाँ अपने उपनिवेश स्थापित किए। तो इसलिए यूरोपीय देशों के बहुत सारे लोगों ने, व्यापारियों ने अमेरिका महाद्वीप के अलग अलग प्रदेशों को पर अपना नियंत्रण कर वहाँ पे अपना उपनिवेश स्थापित करना शुरू कर दिया। अब इंग्लैंड ने
उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर 13 उपनिवेश स्थापित किए। अब देखिए बेटा कि इंग्लैंड जो है वो पहले से ही हर एक देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, उस पर हमारा भी राज्य हो, ये इंग्लैंड ने बहुत पहले से सोच के रखा हुआ था। उसी तरह उसने ये भी सोचा कि अमेरिका पे भी उसका राज्य हो, इसलिए उसने अपने अमेरिका के जो पूर्वी तट का जो महाद्वीप था वहाँ पे उसने अपने खुद के 13 उपनिवेश स्थापित किए। अब किए उसमें यूरोपियन लोगों को कोई आक्षेप नहीं था। प्रारंभ में इंग्लैंड का इन उपनिवेशों पर कहने के लिए वर्चस्व था। मतलब इंग्लैंड की सोच देखी है तो सबसे पहले तो वो अपना राज्य बढ़ाना शुरू कर देते हैं और फिर दूसरे के ऊपर प्रभुत्व करना शुरू कर देते हैं। ये जगह मेरी है, ये जगह मेरी है, चलो इसको छोड़ो। ये फिर इस तरह से वो अपना खुद का राज्य बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो परंतु कालांतर में इंग्लैंड की संसद ने अमेरिका के इन उपनिवेशों पर कठोर बंधन और कर लादने प्रारंभ किए। परंतु अमेरिका जो है वो इसको धीरे धीरे सहन कर रहा था। अब यूरोपीय जो मतलब व्यापारी थे वो अमेरिकन हो गए थे, तो इसलिए कालांतर में इंग्लैंड की संसद ने जो पहले से बसे हुए लोग थे ना यहाँ पे अमेरिका के पूर्वीय तट पर महाद्वीप पर, तो उनके ऊपर इंग्लैंड की संसद ने कठोर बंधन और कर लादना शुरू कर दिया। मैंने अभी बताया आपको कि थोड़ा थोड़ा अपना वो राज्य बढ़ाने चालू कर दिए थे इंग्लैंड वालों ने। तो अमेरिका के इन उपनिवेशों में रहने वाली स्वतंत्रता प्रिय जनता ने इसका विरोध किया। अब देखिए कोई भी बंदी बनकर रहना नहीं चाहता, ना ही ऐसे बंधन में जकड़कर कोई रहना चाहता है। इसलिए अमेरिका के बहुत सारे स्वतंत्रता प्रिय लोगों ने इसका विरोध किया। इंग्लैंड ने उपनिवेशों के विरोध को कुचलने के लिए उपनिवेशों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। अब देखिए जो पहले से ही यूरोपीय उपनिवेश वहाँ पे स्थायी रहना शुरू कर दिए थे, उसके विरोध में इंग्लैंड ने उनको कुचलना शुरू कर दिया, युद्ध की घोषणा भी कर दी। तो अमेरिका के इन उपनिवेशवादियों ने जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में सैन्य का गठन कर प्रतिकार किया। अब देखिए कि यदि इंग्लैंड हमारे ऊपर युद्ध करना चाहे तो हम लोग आसानी से उसका युद्ध सहन करेंगे क्या? नहीं, हम लोग भी हमारा युद्ध बल बढ़ाकर उसका विरोध करेंगे, हमारे भी सैनिक हम लोग बनाकर उसका विरोध करेंगे। अब देखिए अगर हमारे मातृभूमि पर अगर कोई दूसरा पराया आदमी हमारे ही हक के ऊपर राज्य कर रहा है और हमें वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा है तो हम लोग उसका जड़कर विरोध करेंगे। इसलिए इसका प्रतिकार किया जॉर्ज वाशिंगटन की नेतृत्व में सैन्य ने। अंततः उपनिवेशों की सेना की विजय हुई। यह घटना अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध के रूप में जानी जाती है। मतलब जॉर्ज वाशिंगटन की सैन्यों ने इंग्लैंड की सैन्यों का विरोध किया, ये युद्ध हुआ और इस युद्ध में बहुत सारे स्वतंत्र सेनानी मारे गए, परंतु आखिर में जीत जो है वो अमेरिका की हुई। इसीलिए इस घटना को अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध कहते हैं। इसी में से एक नया देश संयुक्त राज्य अमेरिका संघराज्य का उदय हुआ, जिसमें शासन प्रणाली लिखित संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थान दिया गया। अब देखिए स्वतंत्रता युद्ध में अमेरिका जीता तो, पर इसके बाद उस राज्य का उस देश का नाम उन्होंने बदलकर संयुक्त राज्य अमेरिका संघराज्य ये रख दिया और वहाँ पे एक ऐसा संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था का उन्होंने उदय किया, मतलब वहाँ पे उन्होंने उसको जन्म दिया कि वो संविधान आज तक पूरे युगांतर में पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं फ्रांस की राज्य क्रांति की तरफ। अब आपको तो ये पता ही होगा कि राजतंत्र यानी क्या होता है। बहुत सालों से चलता आया हुआ राजा का राज्य और उसकी तांत्रिक गतिविधियों को राजतंत्र कहते हैं। तो ऐसा ही राजतंत्र फ्रांस में भी चल रहा था। तो सन 1789 ईस्वी सन में फ्रांस की जनता ने वहाँ के निरंकुश और अन्यायकारी राजतंत्र और रियासतदारी व्यवस्था की विरुद्ध विद्रोह किया और गणतंत्र की स्थापना की। देखिए जैसे हमारे भारत देश में भी अंग्रेजों को खड़े लेने के बाद हमारे
गणतंत्र की स्थापना हुई थी, वहाँ पे भी संविधान की स्थापना हुई थी। उसी तरह फ्रांस में भी ये राजतंत्र का विरोध करके, उसका विद्रोह करके फ्रांस की जनता ने वहाँ पे गणतंत्र की स्थापना की, और यह घटना फ्रांस की राज्य क्रांति के रूप में भी जानी जाती है। तो ये घटना को हम लोग क्या कहेंगे? फ्रांस की राज्य क्रांति। राज्य क्रांति यानी राज्य के विरोध में की गई, राजा के गणतंत्र के विरोध में की गई क्रांति को राज्य क्रांति कहते हैं। और ये राज्य क्रांति वहाँ के फ्रांस की जनता ने खुद के राजा के गलत सिद्धांतों को विरोध करने के लिए की गई थी। फ्रांस की राज्य क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समता और बंधुता जैसे मूल्यों की देन दी है। ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमें फ्रांस की राजनीति से, राज्य क्रांति से क्या सीखने के लिए मिला। तो फ्रांस की राज्य क्रांति से हमें विश्व को नया संदेश दिया, वो था स्वतंत्रता का, समता का और बंधुता का। स्वतंत्रता यानी कि बंदी बन के मत रहो, समता यानी कि समान अधिकार सबको मिलने चाहिए, और बंधुता यानी कि भाई बहन के साथ के जैसा हमारा व्यवहार एक दूसरे के साथ होना चाहिए। तो ये सब मूल्यों की देन फ्रांस के राज्य क्रांति ने दी। तो विश्व के इतिहास में जो राजनीतिक क्रांतियाँ हुई, उनमें अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध और फ्रांस की राज्य क्रांति को विशेष महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो इसीलिए विश्व के इतिहास में दो घटनाएं बहुत ज़्यादा अभी तक याद करने लायक है। वो है पहली अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध और दूसरा है बेटा फ्रांस की राज्य क्रांति। ये महत्वपूर्ण स्थान देकर इन विविध ये दोनों घटनाओं को विशेष महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो आज हम लोग यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। अगला वीडियो हम लोग अगले समय देखेंगे, और यहाँ तक जितना मैंने पढ़ा है वो अच्छे से रीड करिए, याद करिए और उसको समझने की कोशिश करिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।